जय हिंद साथियों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में ठंड से बच के सीटेट की पूर्णतः प्रिपरेशन में लगे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा के साथ, जिसको आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हैं, जिसका 30 क्वेश्चन सीडीपी का 30 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे पेपर वो 1 डे या पेपर 2 वाले। इन दोनों के लिए सीडीपी का 30 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और सीडीपी के अंडरस्टैंडिंग ही आपके बाकी सब्जेक्ट के पेडागोजी में काम आता है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन, 9 दिसंबर 2018 का कुल 30 क्वेश्चन का ये सेट है। इसमें देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं और आप भी अपने जगह पे वीडियो पॉज करके पहले खुद से जवाब देने का प्रयास करिएगा, उसके बाद हमारे द्वारा बताए गए आंसर्स को देखिएगा और वीडियो के अंत में आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो एक शिक्षक अपने आप को, एक शिक्षक की भूमिका तभी महत्वपूर्ण होगी जब बच्चे उनसे बात संवाद करते हैं, जब बेहिचक सवाल पूछते हैं, तो वो एक शिक्षक के लिए, एक शिक्षक की भूमिका को महत्वता देती है। इसमें आंसर क्या होगा देखिए, आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे बात संवाद करते हैं। इस क्वेश्चन को हम बढ़ाते हैं तो देखिए, बात संवाद कर कर बात संवाद कर लिए जगह जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ये एक शिक्षक की उपलब्धि मानी जाती है, जब खासकर जूनियर बच्चे के लिए, जब बच्चे फ्रीडम होके उनसे बेहिचक सवाल करता है तो वो शिक्षक के लिए एक गर्व की बात होता है, क्योंकि जूनियर क्लास के बच्चे जो हैं वो ज्यादातर पूछने में हिचकिचाते हैं। दूसरा आप देखिएगा आंसर, तो ये अनुशासन जैसे शब्द जो है हमारे निगेटिव टैग वर्ड में आते हैं। अनुशासन बनाए रखना छोटे बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो हमारा पाठ्य पुस्तक का जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है उसको भी निगेटिव माना गया है। आपका एजुकेशन जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना यानी सिलेबस कंप्लीट कराना एक शिक्षक का मेन कार्य नहीं होता है, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड आ जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि इसके जल्दी से आंसर करके, ताकि ये ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, ज़्यादा डिटेल में हम जाने का प्रयास नहीं करेंगे। जहाँ बताने की चीज़ें होंगी वहाँ बताएंगे, अदरवाइज आप लोग, है ना, जब डिटेल हम करेंगे तो बताते चलेंगे। वैसे हमने इस चैनल पे पूरा पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड, जिस टैग वर्ड को आप अगर जानकार ध्यान में रखते हैं तो 30 में से 15 से 16 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको टैग वर्ड की वजह से बन जाएगा, बिना जानकारी की वजह से। और कुछ जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं जैसे जीन पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, कोहलबर्ग साहब हो गए, तो इन सभी की जानकारी हम 1 बाय 1 करके दे देंगे। बस कुछ क्वेश्चन इनसे आती है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो जो अधिगम होता है, जो सीखने का होता है, जो वो क्या होता है, इसमें आंसर देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक सामग्री, पाठ्य पुस्तक वाली क्वेश्चन, जैसे ही पाठ्य पुस्तक का जिक्र हुआ बिल्कुल काट दीजिएगा। टेक्स्ट बुक का जिक्र जैसे हुआ काट दीजिए। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चे की पहुंच से परे हो। जब पढ़ने वाली सामग्री बच्चे के पहुंच पे ही नहीं आएगी तो वो कैसा सामग्री, उससे बच्चे कैसे ले पाएंगे। तीसरा देखिएगा, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो। गतिविधि जैसा शब्द आया, एक्टिविटी, बिल्कुल सही क्वेश्चन हो जाएगा। बाल सहित खुली अलमारी हो, जिसमें बच्चे अपने मन के मनपसंद किताबें ले पाए और पढ़ पाए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क, जिसको एनसीएफ के नाम से जानते हैं हम लोग। कोई पूछ देगा कि एनसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा, जिसको इंग्लिश में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोला जाता है, जो 2005 में आया था, ने अपनी समझ से क्या प्राप्त की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, जो राष्ट्रीय हमारा पाठ चर्चा फ्रेमवर्क है वो रचनावाद की समझ को इन्होंने क्या किया है, अपनी समझ से प्राप्त की, रचनावाद की समझ। कक्षा में बच्चे को प्रेरित कब समझा जा सकता है, यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए
प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें ये समझा जाएगा कि बच्चे जो हैं वो मोटिवेट हो चुके हैं, है ना, तभी वो बच्चे शिक्षक से खुल के सवाल पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी उसके लर्निंग में जो सुधार है उनके लिए सबसे बेहतर उनका क्या होगा, तो शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चे को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में, जब भी एक दूसरे से संवाद करने की बात हो तो वो पॉजिटिव टैगवर्ड हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा। और साथ ही साथ वास्तविक जीवन और दैनिक जीवन, जो बच्चे के आसपास के जीवन है, वातावरण है, उससे जोड़ के अगर हम चीज़ों को पढ़ाते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी ये होता है, मददगार साबित होता है, बच्चे जल्दी सीखते हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है, तो बच्चों को पाठ रटना शब्द नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जब भी रटना शब्द हो तो वो आंसर गलत हो जाएगा। बच्चे को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए, तो बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। अनुशासन जो है अधिगम वातावरण में, जो लर्निंग वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। बच्चे को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने में मदद करता है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब छात्र जो है, जब विद्यार्थी अपना स्वयं मूल्यांकन करता है तो उन्हें अपनी गलतियों और प्रगति को जानने में मदद मिलती है, उसी को विनियमित करते हैं, ठीक है। विनियमित यानी स्व मूल्यांकन आप कर सकते हैं, चुप्पी साधने के लिए नहीं होगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, जब आप हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, आनुवंशिकता और वातावरण, तो वहां से ये क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, हमने बोला था कि जीन पियाजे के बारे में, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। बच्चे अपना पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये इन्होंने जीन पियाजे ने कहा था। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, तो विकास कैसी प्रक्रिया है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों चरणों में होता है, सिर्फ गुणात्मक नहीं होता। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान के निर्माण उपयोग करते हैं। बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक का जो नाम है वो भी जीन पियाजे साहब ने दिया था। जीन पियाजे साहब के अनुसार बच्चे जो है वो नन्हे वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये पियाजे साहब नहीं बोले थे। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक विचार, तो ये पूर्ण संक्रियात्मक विचार जो है वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक होती है, तो इसमें जो है आपको ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति संभव नहीं है। ये इसमें का आप बताइए, 2 से 7 साल के बच्चे जो पहले क्लास में आते हैं 6 वर्ष में, तो क्या वो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति उसमें नहीं होती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है ना। जो बच्चे खेलते हैं वो समय जो है एकदम सुखद तरीके से वो समय बीतता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, तो आमंत्रित मतलब आपने आमंत्रण दिया कि बच्चे आप सोचने के लिए मजबूर हो जाइए। तो जब अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न को विभिन्न तरीके से हल करने को कहा जाता है, तो वो गंभीरता से सोचने के लिए क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो जब एक से अधिक तरीकों से अलग अलग तरीकों से बोलेंगे तो हर बच्चे अलग अलग तरीके से सोचने पर मजबूर हो जाएगा, कोई किसी और तरीके से सोचेगा, कोई किसी और तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील की शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग को सबसे बेस्ट माना गया है। सहयोग से सीखना भी और परियोजना विधि, ये तीनों जो है अपने आप में, ठीक है, ये सबसे अच्छा वर्णन इस कहा गया है प्रगतिशील कक्षा के लिए। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। होलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, मैंने होलबर्ग के जो सिद्धांत के योगदान है
ये इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में जो है वो सटीक बैठता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मकता का बात जब भी करें तो ये जीन पियाजे साहब करते हैं, और उसके बाद ये नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है? तो ये एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी अपने जगह पर से सवाल का जवाब देने का प्रयास करिएगा। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर किसका जो है गुण होता है? तो ये जो उभयलिंगी व्यक्तित्व होता है इसमें पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन हो जाता है, इसीलिए हम उसे उभयलिंगी कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्रियों का समायोजन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, तो ये हो जाएगा ट्यूशन के अलावे मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति, इन सभी से लिंग के अलग अलग भूमिकाओं के बारे में ग्रहण करता है। ट्यूशन पे तो हमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन दी जाती है। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से यह एक कथन है कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? तो एकाधिकी बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है ये गार्डर के द्वारा बहुप्रतिभा सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग जो है कुल 7 प्रकार की बुद्धियां पाई जाती है। ठीक है, तो इनमें किसी में 2 या अधिक प्रधान उसे मुख्य प्रतिभा बुद्धि हो सकती है। वही कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें 7 प्रतिभाएं संतुलित रूप में होती है। ठीक है, तो इसका बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कब? जब बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में शिक्षक सीखने के लिए और मूल्यांकन और सीखने के लिए दोनों का उपयोग कर सकते हैं। किसके लिए? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि। तो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए ये चीज किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्याकरण मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित इसमें से कौन से ऐसे लाइन है जो नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसे भारत के शिक्षा अधिकार नियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है? एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। जब भी डीएनए और क्या बोलते हैं आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच अंतःक्रिया होता है तो वो प्रतिभाशाली बच्चा उसका एक मुख्य कारण हो सकता है। प्रतिभाशाली बच्चे में आपके वातावरण का, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। गलत बात है, वर्गीकृत आपके नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उसका उपयोग करता है। हतोत्साहित देखिए नेगेटिव शब्द हो गया। अब आंसर आपका 2 बचा। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ठीक है, और सिर्फ व्यवहार नहीं, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। सिर्फ महत्व नहीं देना, उसका उपयोग भी करना है। ठीक है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किस पे? तो ये आपका किस पे निर्भर करता है? तो ये शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर ये निर्भर करता है। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त तरीका नहीं है? ध्यान देखिएगा, नहीं है। तो एक कार्य को छोटे और 15 खंडों में तोड़ना, ये तो अच्छे है,
ये तो बढ़िया है, ये तो सहूलियत है बच्चे को। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को पेशकश करना, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ये आप एज ए टीचर नहीं कर सकते हैं। बेचैन होने पर तो जो फटकार लगाएंगे तो वो और व्याकुल हो जाएगा। आपको नॉर्मल में भी उनको न डांटना डपाटना है ना। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक है ना, जो जिनमें जो है अलग अलग सोच वाले पैटर्न बच्चों की जो सृजनात्मक है, ये सृजनात्मक वाला जो प्रतिभा है, व्युत्पत्ति और अभ्यास के साथ संबंधों की परिणति के व्यवहार किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता है? तो इसका आप पढ़ेंगे तो अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, ठीक है, ये अभिसरण ये आपका नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखिए, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, ये आपका समस्या हल करने का तरीका पर ये शिक्षक बच्चों द्वारा पूछता है। कुछ हल करते समय गलतियों के करने के प्रति ईमानदार रहना, ये सारे आपके पॉजिटिव टैग वर्ड के पॉजिटिव आंसर है, ये निगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? संवेग मतलब क्या होता है? हाँ, संवेग जो है मानवीय मतलब भावना। भावना क्या है? संवेग जो है एक भावना है, इमोशंस है। तो संवेग क्या है? संवेग मतलब होता है इमोशन, मतलब वो डर है जो इमोशंस है। अगला अंतिम क्वेश्चन, एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। वो बच्चा जो है जैसा उन्होंने देखा है बस उसको बताया गया है। ठीक है, तो ये आपके रहे 30 क्वेश्चन। आप जरूर जवाब दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन इसमें सही हुआ और कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के माध्यम से आपके आसानी से बन जाएंगे। तो आई होप कि आपका ये क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।